हाय हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे बेटा। ठीक है, तो आज एक नए सेशन के साथ आपकी मैम, जिसमें हम लोग असर्शन रीज़न को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपने एग्ज़ाम में, जो कि हमारा नीट का एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे आते हैं जो कि असर्शन रीज़न टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें तुम फंस जाते हो। और तुम हमेशा, ये कंप्लेंट काफ़ी सारे बच्चों की रहती है बेटा, कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम असर्शन रीज़न में फंस जाते हैं, या फिर हम स्टेटमेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बेटा इस सेशन में कुछ एक क्वेश्चंस मैं ऐसे लेके आई हूँ, जिसको लेकर के मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगी, और ये कोशिश करूँगी कि तुम सीखो कि आखिर असर्शन रीज़न को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक तुमको बताने वाले हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई भी असर्शन रीज़न हो तो तुम उसको किस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ नियम कानून दिए हैं बेटा, जिससे कि तुमको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इन्होंने बताया है कि दो स्टेटमेंट दिए, जिसमें से पहला असर्शन है, दूसरा रीज़न है, और कैसे कैसे तुम टिक करोगे। तो ABCD 4 ऑप्शन है, वही वाला नियम कानून कि अगर असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है और रीज़न करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है असर्शन को, तो तुम A टिक करोगे। दोनों ठीक हैं लेकिन रीज़न फिट नहीं हो रहा, तो तुम B टिक करोगे। और अगर असर्शन सही है और रीज़न नहीं सही है तो तुम C टिक करोगे, और असर्शन नहीं सही है और रीज़न सही है तो तुम D टिक करोगे। ठीक है, तो बेटा इन नियम कानून को पढ़ते हुए और उसके बाद में हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम अपन आएंगे बेटा और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको अपने माइंड में फिगर बनानी है कि किसकी बात हो रही है, डिसेंडिंग लिम्ब की। ठीक है, द यूरिन इज hypertonic while in the ascending limb of loop of Henle the urine becomes hypotonic। ठीक है, देखो जब हम बेटा पढ़ रहे थे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है बेटा, वाटर के लिए। ठीक है, तो जब बेटा वाटर एक एक करके बाहर निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑस्मोलरिटी लगभग 1200 मिली ऑस्मोल तक हो जाती है। तो कैसा हो जाता है बेटा, हाइपरटोनिक। ये बात सही है। ठीक है, while in the ascending limb of loop of Henle the urine become hypotonic। और यहाँ पर हमने देखा कि ये किसके लिए परमिएबल है, आयंस के लिए। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। एक और ऐसा टर्म यूज़ में आया था लास्ट सेशन में। ठीक है, तो तुमको मैंने बताया था कि उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये लिम्ब आयंस के लिए परमिएबल है, तो यहाँ पर जो ऑस्मोलरिटी है वो कम होने लगती है। यूरिन कैसा होने लगता है, हाइपोटोनिक होने लगता है। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात को? तो यानी कि असर्शन ठीक है। फिर रीज़न पे आओ। डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू sodium ion while ascending limb is impermeable to water। ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। तो ये हुआ एक नॉर्मल तरीका असर्शन रीज़न को सॉल्व करने का। ठीक है, अब बताएंगे हम अपना तरीका जिसको तुम यूज़ करोगे। ठीक है, असर्शन रीज़न में जब जाओगे तो असर्शन पहले नहीं पढ़ना है, असर्शन पहले नहीं पढ़ना है। पहले क्या पढ़ोगे, रीज़न पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, रीज़न। ठीक है, क्योंकि रीज़न एक बहुत ही साइंटिफिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है बेटा, एकदम साइंटिफिक स्टेटमेंट जो तुमने पढ़ा होगा और कभी ना कभी अपने टीचर से या फिर अपनी बुक में वो बात पढ़ी होगी। ठीक है, सबसे पहले रीज़न पढ़ो और फाइंड आउट करो
कि हमने ये इससे पहले कहीं पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था। ठीक है, अगर तुमने वो बात पढ़ी है और वो बात सही है, ठीक है, तो रीज़न तो बेटा सही हो गया। और फिर रीज़न के साथ ही बोलो कि दैट्स वाई, यानी कि इसीलिए ऐसा होता है, और दैट्स वाई के बाद पढ़ो असर्शन। ठीक है, जो स्टेटमेंट है रीज़न का वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है, और वही बात लिखी है जो तुम या फिर अपनी बुक्स में पढ़ के आए हो, या फिर अपने नोट्स में पढ़ कर आए हो, या फिर तुमने अपने टीचर से उस बात को सुना है। ठीक है, तो पहले रीज़न पढ़ो, उसको फाइंड आउट करो कि ठीक है या फिर नहीं ठीक है। अगर रीज़न तुम्हारा करेक्ट है और तुमने कहा कि ठीक है, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज जो एकदम सटीक है, और फिर कहो दैट्स वाई, यानी कि इसीलिए ये जो ऊपर कहानी लिखी है ऐसा ही होता है। ठीक है, असर्शन में तुम जब भी देखोगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में, डिफरेंट बुक्स में क्या होता है, एक कहानी लिखी होती है और फिर रीज़न में एक बहुत ही साइंटिफिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले बेटा जो स्टेटमेंट तुमने पढ़ रखा है या फिर सुन रखा है टीचर से, उसको पढ़ो कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड उठाओ दैट्स वाई और उसे कहानी के साथ फिट करो कि अब ये कहानी के साथ फिट हो रहा है कि नहीं। असर्शन में हमेशा कहानी होती है। ठीक है, या तो कोई अप्लाइज चीज़ होगी या तो फिर उसी साइंटिफिक लैंग्वेज को मॉडिफाई करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर, ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, देखो रीज़न कह रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब इज़ इम्पर्मिएबल टू सोडियम आयंस, यानी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर सोडियम आयंस इसके अक्रॉस मूव नहीं कर सकते। क्या ये बात ठीक है? और क्या ये बात बुक्स में, नोट्स में, टीचर से तुम पढ़ते हो, बार बार बोलते हो इम्पर्मिएबल टू सोडियम एंड पर्मिएबल टू वाटर, यानी कि बात सही है बेटा। और वाइल असेंडिंग लिम्ब इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर, क्योंकि ये परमिएबल किसके लिए होता है, आयंस के लिए। ठीक है, यानी कि रीज़न ठीक है। अब दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, अब आ जाओ कहानी पे। इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब में यूरिन हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, पहले रीज़न पढ़ा, ऐसा होता है, इसीलिए असेंडिंग लिम्ब में यूरिन हाइपरटोनिक होता है, और असेंडिंग लिम्ब में यूरिन कैसा होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, फिर से सुनो, शायद यहाँ पे गड़बड़ हुआ। डिसेंडिंग लिम्ब में यूरिन कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, और असेंडिंग लिम्ब में हाइपोटोनिक होता है। समझ पा रहे हो? तो पहले रीज़न पढ़ो जो कि एकदम बुकिश लैंग्वेज है, और फिर दैट्स वाई करके यहाँ पे फिट करो। अगर फिट हो गया देन दोनों ठीक हैं, और दैट्स वाई के साथ फिट हुआ मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या तुम्हें ये ट्रिक पसंद आई? ठीक है, अगर बेटा तुम्हें ये ट्रिक पसंद आई तो मैम के लिए एक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, अब चलो बेटा नेक्स्ट पे। The final reabsorption of water from the urine into the blood occurs through the collecting duct of mammalian nephron, resulting in the production of hyperosmotic urine. The loop of Henle create a sodium gradient. Loop of Henle बनाया, create a sodium gradient. बेटा यहाँ से सोडियम निकलता है ना, यहाँ पर सोडियम का ग्रेडियंट होता है इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड किया था ना ऐसे, और इस रीजन को अपन ने बोला कॉर्टेक्स और इसको बोला मेडुला, और इसी रीजन को हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बहुत बार बोला बेटा मैंने ये बात, इंटरस्टिशियम। क्या इतनी बात समझ में पा रहे हो? ठीक है, तो बताओ यहाँ से जो सोडियम निकला वो यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम को कैसा बना रहा है, हाइपरटोनिक। ठीक है, क्योंकि ये क्रिएट करता है एक सोडियम
ग्रेडियंट, यहाँ पर सोडियम का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले से सोडियम निकल निकल कर यहाँ पर आता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फ्रॉम द रीनल मेडुला टुवर्ड द रीनल कॉर्टेक्स द लूप ऑफ हेनले क्रिएट अ सोडियम ग्रेडियंट, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, फ्रॉम द रीनल मेडुला टुवर्ड द रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। दैट्स वाई, करो ज़रा बेटा, दैट्स वाई, इसीलिए द फाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन इनटू द ब्लड occurs through the collecting duct of a mammalian nephron resulting in the production of hyperosmotic urine। ओके बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कैसे सही बात है अभी तुमको बताते हैं, ठीक है। ध्यान दो बेटा, नेफ्रॉन बनाएंगे ये डीसीटी और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करती है कहाँ तक? मेडुला में, ठीक है। तो देखो ये इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया सोडियम और बन गया सोडियम ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बन गया? सोडियम ग्रेडियंट। अब बताओ, अब यहाँ पर ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब सोडियम ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से वाटर यहाँ से मूव होकर इधर आने लगता है। क्योंकि वाटर का नेचर बेटा कैसा है, वाटर की कैसी आदत है कि अगर दो सॉल्यूशन रखे जाएं और आपस में एक में सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा हो और एक में सॉल्यूट्स की मात्रा कम हो, तो अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा। तो जिधर वाटर में सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर वाटर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर एन ग्रेडियंट है, इसी वजह से कलेक्टिंग डक्ट से वाटर इधर मूव करता है, ठीक है। यानी कि दोनों ठीक हैं और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। नेफ्राइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। हाँ, पहले रीज़न पढ़ेंगे बेटा, अपन ने क्या रूल निकाला कि रीज़न पढ़ेंगे। नेफ्राइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। नो, यहाँ पर होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो रीज़न बेटा गलत हो गया, तो अब जब बताओ रीज़न गलत हो गया तो कितने ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। तुमने सबसे पहले रीज़न पढ़ा, तो जब रीज़न गलत है तो कितने ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो जब आर ट्रू नहीं है तो ये वाला अपने आप एलिमिनेट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो जब आर इज़ नॉट ट्रू तो ये वाला भी एलिमिनेट। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और यहाँ पर भी कह रहे हैं आर इज़ ट्रू, तो बेटा ये वाला भी गलत। बचा कौन सा? सी। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले रीज़न पढ़ो, रीज़न अगर हो गया गलत तो तीन ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, जिसमें आर को ट्रू कह रहे हैं। बताओ तीनों निकल गए कि नहीं? निकल गए ना। बचा एक, तो अब असर्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं बची। समझ पा रहे हो? असर्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं बची, ठीक है। अपने आप यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना और यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ज़रा पढ़ लेना, यहाँ पे इतना भावुक मत हो जाना कि मैडम ने कहा था तो अपन खट से लगा देंगे। समझ पा रहे हो? तो ए इज ट्रू। तो चलो बेटा असर्शन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अपन का असर्शन। नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी टिश्यू। हाँ ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है। और क्यों होता है? जैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में एक्टिव होगा इम्यून सिस्टम। और बेटा जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि एकदम बहुत सारे रिस्पॉन्सेस एक साथ काम करते हैं, ठीक
ठीक है। तो एक बैरियर पढ़ते हैं वहाँ पर इम्यून सिस्टम में, इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द पैथोजन को ब्लॉक करने के लिए क्या ट्रिगर करते हैं, इन्फ्लामेशन। समझ पा रहे हो? तो बताओ, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सिस्टम में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा, और इन द इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और उसी को कहते हैं नेफ्राइटिस। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले रीज़न पे चलोगे, उसके बाद देखोगे असर्शन। ध्यान रखना इस बात को। ओके, रीज़न पढ़ो। ब्लैडर ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट टू ड्राइव यूरिन आउट ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन। ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे मिक्सचुरेशन अकर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या बताया था, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे बड़ा यूरिन भरने लगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स चमक गए। ठीक है, और उसने क्या कहा कि ब्लैडर भरना शुरू हो गया है, और सिग्नल दिया नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम इन रिस्पॉन्स सिग्नल भेजता है डेट्रूसर मसल्स के पास। ठीक है, और डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे कि ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि बेटा रीज़न सही है, रीज़न सही है। ठीक है, द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ अ वेल डेवलप्ड 3 लेयर्ड डेट्रूसर मसल्स। ठीक है, इन इट्स वॉल। ठीक है, कनेक्शन भी बैठ रहा है और दोनों बातें भी सही हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? नेक्स्ट पे चलो। रीजन, ऑर्निथिन साइकिल कंबाइन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म यूरिया। ठीक है ना बेटा? ठीक है, ठीक है। इन द एडिपो, ओ माय गॉड, इन द एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स कौन सी सेल होती है बेटा, जो फैट का स्टोरेज करती हैं। क्या करती हैं, फैट का स्टोरेज। और जब हमने पढ़ा कि ऑर्निथिन साइकिल कहाँ रन होती है, तो हमने कहा लिवर में। देखो बेटा, देखो बेटा, हो गया, खेल हो चुका है, रीज़न ही गलत है, रीज़न इज रॉन्ग। ठीक है, तो बेटा रीज़न ये कह रहे हैं ट्रू है, रीज़न ये कह रहे हैं ट्रू है, रीज़न ये कह रहे हैं ट्रू है। गए ना 3 ऑप्शन, गए 3 ऑप्शन, एक बचा, एक बचा। तो चलो असर्शन भी पढ़ लेते। डीएमिनेशन टेक्स प्लेस इन द हेपेटोसाइट्स। ठीक है, डीएमिनेशन यहीं पर होता है बाय ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग अमोनिया। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और देखो बेटा, हमने 3 ऑप्शन को उठाकर कैसे फेंक दिया। यानी कि तुमको यहाँ पर रीज़न पढ़ना है और भावुक नहीं होना है यहाँ तक कि भैया अमोनिया लगा दी, कार्बन डाइऑक्साइड लगा दी तो बन गया यूरिया। आगे भी पढ़ना है और खेल है यहाँ पर, एडिपोसाइट्स में ना हो करके हिपैटोसाइट्स में होता है। कहाँ होता है, हिपैटोसाइट्स में। क्या इतनी बात तुम समझ पा रहे हो? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलो। इसमें रीजन कह रहा है पेरिटोनियम कवर्स द किडनीज ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, पेरिटोनियम कवर्स द किडनीज ऑन ऑल साइड्स। जबकि पढ़ा हमने क्या कि किडनीज कैसी होती हैं, रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि सिर्फ वेंट्रल साइड पर कवर करती हैं किडनीज को। ठीक है, तो जो पेरिटोनियम है वो ओनली वेंट्रल साइड पर कवर करती है किडनीज को। समझ पा रहे हो? और हमने कहा, बार बार कहा कि रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे, पेरिटोनियम के पीछे। समझ पा रहे हो? अब देखो बेटा, फिर से रीज़न गलत, फिर से रीज़न गलत है। ऑल नहीं, यहाँ पर ओनली वेंट्रल होगा। तो यहाँ पर ये है आर इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। तीनों ऑप्शन गए गलत, बचा कौन सा, ये। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो बेटा, कितनी बढ़िया ट्रिक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लेकिन असर्शन पढ़ लो बेटा, किडनीज आर रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। सही बात है, क्योंकि सिर्फ एक साइड पर, वेंट्रल साइड पर कवर होती है पेरिटोनियम से। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न।
ओ माय गॉड, यूरेथ्रा इज लॉन्गर इन विमेन देन इन मेन। ठीक है बेटा, रीज़न अपन का सही आ गया, रीज़न सही आ गया, यानी कि अपन को मेहनत करनी है बेटा। अब असर्शन पे चलो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज लेस कॉमन इन विमेन देन इन मैन। नहीं, नो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज लेस कॉमन, नो नो, नहीं, यहाँ पर ये जो लेस कॉमन लिखा है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआईज होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन यानी कि मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स, क्योंकि यहाँ पर द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा कम होती है, यूरेथ्रा की लेंथ। तो जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पैथोजन है वो आसानी से एंटर कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो ठीक है बेटा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज लेस कॉमन इन विमेन देन इन मैन, तो ये बात तो गलत है, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, ये हो जाएगा। ठीक है, अगले, अल्कोहल डिक्रीज द लेवल। ठीक है, रीज़न क्या कह रहा है? इट रिजल्ट इन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, लेकिन इट कौन? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या करता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन, इसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कराता है? ट्रिगर कराता है मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहा? ठीक है, तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट बेटा? इधर मॉल्फिजियन कार्पसल से लेकर DCT तक। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, याद रखोगे। ठीक है, तो ADH क्या करेगा? मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ट्रिगर करता है, और जैसे कि नाम में लिखा है एंटी डाईयूरेटिक, यानी कि जब ADH होगा तो क्या करेगा? प्रिवेंट डायूरेसिस, प्रिवेंट डायूरेसिस। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो जब अल्कोहल डिक्रीज करता है लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन, सही बात है, तो बताओ जब ADH कम होगा तो क्या डायूरेसिस का प्रिवेंशन हो पाएगा? ठीक है, और जब डायूरेसिस प्रिवेंशन नहीं होगा तो होगा बॉडी से लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, यानी कि दोनों बातें सही है, आपस में कनेक्शन भी सही है, देन द A विल द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। रीजन कह रहा है दीज बीइंग टॉक्सिक कैन नॉट बी रिटेन इन द बॉडी, लेकिन दीज कौन? तो इसके लिए जाओ असर्शन पे, नाइट्रोजनस, यही तो है ना, हाँ, दीज नाइट्रोजनस वेस्ट के ही लिए लिखा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स। हाँ ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। ठीक है, और कितने पढ़े थे बेटा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है, तो यही प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, दीज बीइंग टॉक्सिक कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, टॉक्सिक है नाइट्रोजनस वेस्ट, इसीलिए इनको बॉडी में रखा नहीं जा सकता। दोनों बातें ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल्स एंड दीज बीइंग टॉक्सिक कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द बॉडी। नहीं, कनेक्शन तो नहीं बैठ रहा बेटा, अगर दैट्स वाई के साथ जोड़ो।
मतलब ऐसे सोचो, नाइट्रोजनस वेस्ट आर टॉक्सिक, दिस कैन नॉट बी रिटर्न इन द बॉडी, ठीक है। दैट्स वाई नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल। नहीं, नहीं, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर ये असर्शन होता कि नाइट्रोजन वेस्ट कैन नॉट बी रिटर्न इन द बॉडी, और ये हो जाता रीजन नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है, यानी कि नहीं होगा, ठीक है। बातें दोनों ठीक है। पहले कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और बाद में कह रहे हैं कि टॉक्सिक है इसलिए बॉडी में नहीं रख सकते। नहीं, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। ह्यूमन बॉडी कैन स्टोर प्रोटीन्स। अच्छा, ठीक है, रीज़न पढ़ो बेटा। द अमाइनो एसिड विच द बॉडी कैन नॉट यूज इमीडिएटली आर डीएमिनेटेड। ओके, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो यूज़ नहीं हो सकते उनका फटाक से डीएमिनेशन कर लेते हैं, और हमने पढ़ा कि उसी से बनती है अमोनिया, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। ह्यूमन बॉडी कैन स्टोर प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स फॉर फ्यूचर यूज़। नो, नो, प्रोटीन का स्टोरेज नहीं कर सकते, इसीलिए तो इतना हल्ला खड़ा हो गया बेटा, इसीलिए इतना हल्ला खड़ा हो गया। अगर स्टोर कर लेते प्रोटीन को तो क्या ये हल्ला मचता? कि नहीं भैया, बहुत सारी प्रोटीन आ गई, बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो गए प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, अब बताओ इसको स्टोर तो कर नहीं सकते, तो बताओ क्या करें? तो खट 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 उससे क्या करा, अमोनिया निकालनी पड़ी, और उसी की वजह से इतना हल्ला खड़ा हो गया कि भैया अब बताओ इस अमोनिया का क्या किया जाए। रखेंगे तो टॉक्सिक है, रखेंगे तो टॉक्सिक है, तो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। पानी इतना अपन के पास है नहीं, तो क्या करें, जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लो यूरिया में, ठीक है। अगर प्रोटीन को स्टोर हो सकती तो हल्ला ही खड़ा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यानी कि ये तो गलत हो गया असर्शन। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए इज़ ट्रू यानी कि गलत, असर्शन इज़ ट्रू यानी कि गलत, और ये कह रहे हैं असर्शन इज़ ट्रू यानी कि गलत। बचा सिर्फ एक ऑप्शन, यानी कि असर्शन गलत है बट रीज़न ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, लंग फिश, ठीक है। ऐसी फिश है जिनके पास लंग्स होते हैं, जो पानी में भी रह सकती हैं और धरती पे भी रह सकती हैं बेटा, ठीक है। लैंड एनिमल्स भी हैं और वाटर एनिमल्स भी हैं। हैज़ डुअल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से पढ़ो। इट कौन? लंग फिशेस। लंग फिशेस आर मेनली अमोनोटेलिक व्हेन लिविंग इन वाटर, ठीक है ये बात, एंड बिकम यूरियोटेलिक ड्यूरिंग हाइबरनेशन इन मड। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि इट एक्सक्रीट अमोनिया एंड यूरिया, डुअल एक्सक्रीशन है, और अमोनिया एंड यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। लंग फिशेस बेटा, लंग्स हैं उनके पास, तो वो कहाँ, धरती पर भी सांस ले सकते हैं और पानी में भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो अमोनिया और यूरिया, उनके पास डुअल एक्सक्रीशन है, इस वजह से अमोनिया और यूरिया दोनों एक्सक्रीट करते हैं। तो जब एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हेन लिविंग इन वाटर क्या कह देंगे, अमोनोटेलिक। एंड यूरिया, और यूरिया जैसे अपन बेटा, अपन पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो बिकम्स यूरियोटेलिक, और कब, जब बेटा वो धरती पे होंगी, कहाँ होंगी, धरती पे। समझ पा रहे हो? तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आपस में कनेक्शन भी है, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है, तो यानी कि पहला सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पे चलो।
ड्रग्स और देयर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। अच्छा, ड्रग्स के बारे में बात हो रही है। ड्रग्स, दीज यानी कि दीज कौन है? ड्रग्स है। ड्रग्स आर प्राइमरीली एलिमिनेटेड वाया किडनीज। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ड्रग्स और देयर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय केमिकल टेस्ट ऑफ द यूरिन। सही बात है ना, क्योंकि ड्रग्स किडनी के थ्रू एलिमिनेट किए जाते हैं, सो दैट्स वाई, इसीलिए ड्रग्स को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं किसमें? यूरिन में। बेटा एक आदमी था, चलो एक कहानी बनाते हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या कर लेता था? ड्रग्स। या फिर ड्रग्स को ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम उसी वाले सेंस में ले जाओगे, समझ पा रहे हो? उस वाले सेंस में नहीं ले जाना है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर दवाइयों को भी कहते हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो उसके बॉडी में ड्रग्स प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? ड्रग्स। तो अगर टेस्ट किया जाए उसके यूरिन का, तो क्या ये पता चलेगा कि उसके बॉडी में ड्रग्स प्रेजेंट था या नहीं था? क्योंकि ड्रग्स का एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन कैसे होगा? किडनीज़ की हेल्प से। और किडनीज़ जो भी एक्सक्रीशन करेंगी वो सारा प्रोडक्ट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूरिन में प्रेजेंट होंगे। तो यूरिन को अगर टेस्ट कर लिया जाए और वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स निकला, मतलब बॉडी में था, और अगर नहीं निकला तो बॉडी में नहीं था। समझ पा रहे हो? यही बात है, यानी कि दोनों बातें भी ठीक है और कनेक्शन भी ठीक है। दैट्स वाई के साथ हमारा सेंटेंस ठीक बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन दीज ओपन आउट बाय एन नेफ्रोडिपर। अच्छा, दीज कौन है तो जरा पढ़ लेते हैं बेटा। दीज कौन है? इनेरिस, एक्टो, नेफ्रिक, नेफ्रीडिया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अच्छा ठीक है, ये है नेफ्रीडिया। इन नेरिस, एक्टो, नेफ्रिक, नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, दीज ओपन आउट बाय अ नेफ्रीडियो पोर। ठीक है, दोनों बातें सही हैं और कनेक्शन भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दीज एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया। कौन से एनिमल्स? इकाइनोडर्म्स। ठीक है, एक्सक्रीट अमोनिया बाय डिफ्यूजन थ्रो द थिन वॉल्स। ये थ्रो और द अलग अलग टर्म्स है बेटा। थ्रो द थिन वॉल्स ऑफ डर्मल ब्रैंकी एंड ट्यूब फीट। ठीक है, ट्यूब फीट के थ्रू होता है एक्सक्रीशन, बहुत बढ़िया, अमोनिया। ठीक है, और इकानोडर्म्स लैक्स स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, जब ट्यूब फीट और डर्मल ब्रैंकी के थ्रू क्या हो जा रहा है? एक्सक्रीशन, इसी वजह से यहाँ पर स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि लैक। दोनों बातें ठीक हैं और एक्सप्लेनेशन भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू बोमन्स कैप्सूल, लेकिन इट कौन बेटा? ए नेफ्रॉन। तो यहाँ पर देखो, ए नेफ्रॉन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ठीक है, यानी कि एकदम बात सही है। इसीलिए ए नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ किडनी, यानी कि सही है और कनेक्शन भी ठीक है। इसीलिए क्या होता है? नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। समझ पा रहे हो? तो बेटा यहाँ पर भी ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इस तरीके से कुछ असर्शन रीज़न के क्वेश्चन होंगे जो तुमको फेस करने पड़ेंगे और इसी तरीके से तुमको उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तुम्हें रीज़न पढ़ना है और फाइंड आउट करना है ठीक है या फिर नहीं है। उसके बेस पर अगर रीज़न नहीं ठीक है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 3 ऑप्शन निकल जाएंगे, बचेगा 1। लेकिन उसके बाद भी तुमको असर्शन पढ़ना है। अगर रीज़न तुम्हारा सही निकलता है तो उसके आगे दैट्स वाई लगाकर असर्शन पढ़ो। अगर कनेक्शन ठीक बैठ रहा है तो फिर ठीक है, वरना फिर उसको भी वहाँ पर दोनों सही है। और अगर ठीक बैठ रहा है कनेक्शन तो उसका सही एक्सप्लेनेशन है, वरना फिर दोनों को ट्रू लिखो लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से बेटा प्रैक्टिस करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। थैंक यू।